हाय एवरीवन। ग्रुप 17 एलिमेंट्स पढ़ रहे थे हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट में, और उसमें से लास्ट लेक्चर में इंटर हैलोजन कंपाउंड्स को समाप्त किए थे, जो कि एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक था इस चैप्टर का या इस ग्रुप के बारे में हम लोग बोले। आज इस ग्रुप 17 का अगला लेक्चर जो होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे डाइक्लोरीन के बारे में, या क्लोरीन ही लिखें Cl2, इसके बारे में। एक इम्पॉर्टेंट डायटोमिक मॉलिक्यूल है जो सबसे पहले फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय शीले इन 1774, बहुत पहले, देख लो आज से तकरीबन 250 साल पहले बनाया गया था इसको। कैसे? तो बाय द एक्शन ऑफ HCl ऑन MnO2। नाम इसका दिया गया क्लोरीन, नेम्ड बाय डेवी इन 1810। और जो क्लोरीन इसका नाम दिया गया है वह क्लोरस, जिसका मतलब होता है एलोइस ग्रीन। तो इस क्लोरीन का कलर ऐसा है एलोइस ग्रीन, तो कलर के आधार पे इसका नाम हो गया एलोइस ग्रीन कलर वाले के क्लोरस बोलते हैं हम लोग, इसलिए इसका नाम दे दिए क्लोरीन डेवी। इसके पहले इसको कुछ नाम से पुकारा जाता होगा शीले के द्वारा, लेकिन 1810 में जब इसका नाम पड़ा क्लोरीन तो किस आधार पे पड़ा? कलर के आधार पे। अब हम लोग बात करते हैं प्रिपरेशन की बात करेंगे। सबसे पहला वही जो शीले का प्रिपरेशन था, बाय हीटिंग मैंगनस डाइऑक्साइड विथ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऐसा सिंपल सा रिएक्शन है। MnO2 + 4HCl तो बनता है MnCl2 + 2H2O + Cl2। ऐसा MnO2 कहीं ना कहीं यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम किया है। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +4 है, इस जगह पे +2 है, खुद ऑक्सीडेशन नंबर घट जा रहा है, मतलब रिड्यूस हुआ है। Cl का -1 और यहाँ 0, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो ऑक्सीडाइज। तो MnO2 HCl को ऑक्सीडाइज कर दिया है Cl2 में। तो एक सिंपल सा रिएक्शन है, शीले के द्वारा बनाया गया था। ऐसे ही डाइक्लोरीन को MnO2 और HCl का रिएक्शन करवा करके, या फिर HCl डायरेक्टली अवेलेबल यदि ना हो तो इनडायरेक्टली आप ऐसे भी बना सकते हो। NaCl लो और NaCl का रिएक्शन आप करवा दो H2SO4 के साथ। तो पहले ये दोनों आपस में कंबाइन करके HCl बनाते हैं, तब वह HCl जा करके इससे रिएक्शन करेगा। तो प्रोडक्ट तो यहाँ भी वही होना है, MnCl2 + सोडियम बाइसल्फेट + 2H2O + Cl2। अच्छा, तो यह ऊपर वाला रिएक्शन इसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मैंगनस डाइऑक्साइड और HCl का रिएक्शन से क्लोरीन का फॉर्मेशन। उसी प्रकार से HCl का ही रिएक्शन हम लोग करवाते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटासियम परमैंगनेट या पोटासियम डाइक्रोमेट के साथ, तो वहाँ से भी क्लोरीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो नेक्स्ट मेथड जो है क्लोरीन बनाने का, बाय एक्शन ऑफ HCl ऑन KMnO4 और K2Cr2O7। डायरेक्ट रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन। 2 KMnO4 + 16 HCl, तो यह बनाता है 2 KCl +
2MnCl2 प्लस 8H2O प्लस 5Cl2। वैसे ही पोटासियम डाइक्रोमेट का है K2Cr2O7 प्लस 14HCl से बना 2KCl प्लस 2CrCl3 प्लस 7H2O प्लस 3Cl2। ऐसा बड़ा इक्वेशन है, रिडॉक्स रिएक्शन है। कंसेप्ट को समझेंगे हम लोग यहाँ से। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +7 है, या पर्पल कलर का है। रिएक्शन हुआ तो ये +2 में बदल गया और यह एक कलरलेस सब्सटेंस है। Cl-1 और यहाँ हो रहा है 0। तो इस क्लोरीन का देखोगे तो हुआ है ऑक्सीडेशन, और इस मैंगनीज की बात करेंगे हम लोग तो इसका हो रहा है रिडक्शन। चूंकि मैंगनीज खुद रिड्यूस होकर के दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, दैट मीन्स इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वैसे HCl यहाँ खुद ऑक्सीडाइज हुआ है, दूसरे को रिड्यूस किया है तो रिड्यूसिंग एजेंट। और पीछे हम लोग पढ़े भी हैं कि जो हाइड्रोजन हेलाइड होते हैं वे सभी रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। कलर भी चेंज कर रहा है, पर्पल टू कलरलेस हो रहा है, तो कलर के आधार पे भी रिएक्शन को हम लोग समझ सकते हैं कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। वैसे पोटासियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का यहाँ +6, यहाँ +3, क्लोरीन का वैसे ही -1 और यहाँ 0। यह ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन भाई CrCl3 लोगे तो ये ग्रीन है। ऐसा तो +6 से +3 ऑक्सीडेशन नंबर घटा तो रिडक्शन, और क्लोरीन का -1 से 0 तो इसका क्या हो गया यहाँ से ऑक्सीडेशन। ऐसा तो यहाँ भी HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है, खुद ऑक्सीडाइज करके दूसरे को रिड्यूस कर रहा है तो यह रिड्यूसिंग एजेंट एंड दिस वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो K2Cr2O7 ऑरेंज कलर का सब्सटेंस है, लेकिन जब यह HCl से रिएक्शन करता है तो बदल जाता है CrCl3 में, जो कि एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस है। तो कलर चेंज के आधार पे हम लोग बताते हैं रिएक्शन हुआ या ना हुआ। और इन दोनों रिएक्शन में देख रहे हो आप क्लोरीन बन रहा है। हालांकि बहुत सारे साइड प्रोडक्ट भी बन रहे हैं, इसलिए ये मेथड्स उतने सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, उतने बेहतर नहीं समझे जाते हैं इन मेथड्स को, यदि डाइक्लोरीन बनाना हो तब। तो और कौन से मेथड्स हैं उनको देखते हैं हम लोग। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है क्लोरीन बनाने का, डिकॉन्स प्रोसेस। बड़ा आसानी से क्लोरीन बनता है उससे, और बहुत ही कॉमन मेथड है। चूँकि इन दो रिएक्शंस में जो अभी लिखे, पोटासियम डाइक्रोमेट और पोटासियम परमैंगनेट से क्लोरीन का फॉर्मेशन, इससे उतना बेहतर यील्ड नहीं है क्लोरीन का, क्योंकि साइड प्रोडक्ट्स इसमें बहुत बन रहे हैं। तो इन रिएक्शंस को कॉमर्शियली एडॉप्ट नहीं किया जाता है यदि डाइक्लोरीन बनाना हो तब। तो फिर कौन से मेथड्स हैं उसको देखते हैं हम। तो नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट मेथड क्लोरीन बनाने का वह है डिकॉन्स प्रोसेस, DEACONS, डिकॉन्स प्रोसेस। इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और उतना ही आसान भी है डिकॉन्स प्रोसेस। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के द्वारा। It involves the oxidation of hydrochloric acid by atmospheric oxygen in the presence of CuCl2 at 723 केल्विन। एकदम आसान सा रिएक्शन है।
इसके पहले जो सीले के द्वारा एडॉप्ट किया गया था मेथड क्लोरीन बनाने के लिए, उसमें भी HCl का ही ऑक्सीडेशन हो रहा था, लेकिन वहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था MnO2। यहाँ बोल रहा है कि एटमॉस्फेयर वाला ऑक्सीजन से ही हो जाना है, बस कैटलिस्ट होना है इसमें। CuCl2 773 केल्विन या 723 केल्विन। अच्छा, तो एक आसान सा रिएक्शन हो करके Cl2 + 2H2। इसके पहले जो रिएक्शन हम लोग लिखे थे KMnO4 और K2Cr2O7 के लिए, उसमें कितना साइड प्रोडक्ट बन रहा था, इसमें क्या बना है, कुछ नहीं, ये तो H2O बना है, जो वाटर वेपर के रूप में रहेगा तो वहाँ से वैसे ही हट जाना है। प्योर क्लोरीन एक टाइप से मिलने वाला है यहाँ, ऐसा। या फिर क्लोरीन का एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा, इवापोरेट करोगे तो वाटर फिर वहाँ से निकल ही जाना है। तो यार डिकॉन्स प्रोसेस इज द मोस्ट ट्रस्टेड एंड एडॉप्टेड मेथड बाय फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन कॉमर्शियली। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ध्यान रखोगे। डिकॉन्स प्रोसेस क्या है, एकदम आसान सा चीज़ है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ऑक्सीडेशन बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2 एट 723 केल्विन। HCl का -1 ना, 0, क्या हो गया इसका, ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीजन का 0 -2 रिडक्शन हो गया। अच्छा, खुद ऑक्सीजन रिड्यूस कर रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ऐसा तो रेडॉक्स रिएक्शन है एक प्रकार से, और बेहद आसान सा रिएक्शन है, और बताया कि बहुत कॉमन मेथड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। उसके बाद एक हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस से भी बनाते हैं। सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन हो या मोल्टेन NaCl आप लो, उसके इलेक्ट्रोलाइसिस से भी क्लोरीन बनता है। लेकिन सब में तो सबसे इम्पॉर्टेंट डिकॉन्स प्रोसेस ही है, जो एकदम आसान है। तो बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन, जिसको कॉमनली हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। कैसे होता है, तो NaCl है, E आयोनाइज करेगा, इसको जब आप वाटर में डिजॉल्व करोगे तो ये बनेगा Na+ एक्वस Cl - एक्वस। ऐसा एक्वस का मतलब हुआ कि इसके साथ वाटर जुड़ा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ NaCl का आयोनाइजेशन है तो वाटर का भी आयोनाइजेशन है, H+ और OH-। तो जब इस पूरे सॉल्यूशन का आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो दो बात होता है, एक कैथोड और दूसरा एनोड। एनोड पे एनायन जाता है, कैथोड पे केटायन जाता है। तो केटायन यहाँ दो है, सोडियम और हाइड्रोजन। तो चूंकि कैथोड पे रिडक्शन होता है तो कैथोड पे वह स्पीशीज जाएगा जो पहले रिड्यूस हो सकता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। तो H का रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग जानते हैं 0 वोल्ट है, और इसका होता है माइनस में -2.71 वोल्ट। तो सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन की तुलना में हाइड्रोजन आयन का रिडक्शन पोटेंशियल अधिक है, मतलब इसका रिड्यूस होने का टेंडेंसी ज़्यादा है। और जब इसका रिड्यूस होने का टेंडेंसी ज़्यादा है तो कैथोड पे वही रिड्यूस होगा, H+, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के H बन जाएगा। तो 2H+ लोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2H, और यही 2H मिल करके हो गया H2। तो कैथोड पे क्या मिलेगा, H2। उसी प्रकार से एनोड पे OH- भी है हाइड्रोक्साइड, और Cl- भी है क्लोराइड, दोनों एनायन है, तो दोनों एनोड पे जाकर के ऑक्सीडाइज होंगे। ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो। हाइड्रोक्साइड आयन के लिए जो है, जिससे कि ऑक्सीजन बनता है, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू इसके लिए कम होता है, तो इसको पहले ऑक्सीडाइज होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक टर्म होता है ओवर वोल्टेज, जो आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में। ओवर वोल्टेज कहने का मतलब कि यदि हाइड्रोक्साइड जा करके यहाँ ऑक्सीडाइज हो तो इसके लिए बहुत ज़्यादा वोल्टेज का ज़रूरत होता है, जबकि क्लोराइड का ऑक्सीडेशन हो तो इसके लिए उतना वोल्टेज का ज़रूरत नहीं होता है। तो ये ओवर वोल्टेज जो अलग से देना पड़ता है ना, उसी के चलते इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है जल्दी, और इससे पहले ऑक्सीडाइज कर जाता है कौन, क्लोराइड।
तो या 2Cl माइनस ऑक्सीडाइज हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा 2Cl, इसी 2Cl को हम लिखेंगे Cl2। तो जब आप एक्वस सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज करोगे, जिसको ब्राइन वाटर बोलते हैं हम लोग, ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं, तो उसमें कैथोड पे जाकर के मिलेगा हाइड्रोजन गैस, एनोड पे मिलेगा क्लोरीन गैस। और सिंपल सा यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस का फंडा यूज हो रहा है। इलेक्ट्रोलाइसिस के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वे प्रिंसिपल्स यहाँ अप्लाई हो रहे हैं और उस आधार पे आप क्लोरीन यहाँ से प्राप्त करोगे। तो इन सारे मेथड्स में जो एग्जाम में पूछने लायक है बताए, सबसे इंपॉर्टेंट डिकॉन्स प्रोसेस हुआ, एक या इलेक्ट्रोलाइसिस भी पूछ सकता है। तो इसी चीज़ को आप तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़े हो, तो उसी के आधार पर भी बनाओगे, वही चीज़ है। और एक शुरू में जो सीले के द्वारा बना था MnO2 के द्वारा HCl का ऑक्सीडेशन, वहाँ से भी क्लोरीन मिल रहा था। तो ये थे क्लोरीन बनाने के कुछ कॉमन से मेथड। कुछ मेथड बहुत आसान हुए, कुछ थोड़ा लंबा हुआ, रिएक्शंस उसमें बड़ा हुआ, जिसमें साइड प्रोडक्ट काफ़ी बन जा रहे थे। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज की, डाइक्लोरीन के प्रॉपर्टीज की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला कि यह ग्रीनिश येलो गैस, मतलब कम्बिनेशन लगेगा, ग्रीन और येलो का जो है वह कम्बिनेशन लगेगा, ना तो पूरा ग्रीन होगा ना ही पूरा येलो होगा, ग्रीनिश येलो गैस। अ स्ट्रॉन्ग पंजेंट एंड सफोकेटिंग ऑर्डर, मतलब बड़ा ही खराब स्मेल होता है इसका। क्लोरीन गैस को यदि आप इनहेल करोगे सफोकेशन फील होगा, दम घुटने जैसा लगेगा और काफ़ी पंजेंट तीखा स्मेल भी होता है इसका। पॉइजनस गैस है, वही बताए, दम घुटने जैसा बिहेव होता है इसका। पॉइजनस गैस, हेडेक, सरदर्द शुरू हो जाएगा यदि इनहेल किए हो आप क्लोरीन गैस को तब। अबाउट 2.5 टाइम्स हेवियर देन एयर, हवा के तुलना में 2.5 गुना भारी है मास के आधार पे। Cl2 मॉलिक्यूल का यदि आप मॉलिक्यूलर मास लोगे 78 है, वही आप नॉर्मल O2 की बात करो या N2 की बात करो तो इसी का बात करोगे यदि, तो अब इसका 32 हुआ, इसका 28 हुआ, 60 ही आ रहा है। और एयर में मोस्टली यही दोनों गैसेस हैं, इन दोनों गैस का मास के सम के बराबर से भी ज़्यादा आ रहा है क्लोरीन का मास। इसलिए बोल रहा है कि जो क्लोरीन है वह हवा के तुलना में 2.5 गुना भारी है, डेंसिटी समझो इसका एक प्रकार से अधिक हुआ। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, वाटर में भी आसानी से घुल जाता है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी काफ़ी इजीली डिजॉल्व कर जाता है। बॉइलिंग पॉइंट जो है, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 239 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट इसका 239 केल्विन है, माने कम है बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो जानते हैं बहुत ज़्यादा होता है 373, Cl2 का बॉइलिंग पॉइंट कम है। और कम बॉइलिंग पॉइंट होने के पीछे कारण है कि Cl2 एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक। तो एक और यदि Cl2 रहेगा ये भी नॉन पोलर होगा, और दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स ऑपरेट होता है वह डिस्पर्सन फोर्स है, एंड डिस्पर्सन फोर्स इज द वीकेस्ट एग्जिस्टिंग फोर्स, सबसे कमज़ोर फोर्स होता है। तो काफ़ी कमज़ोर फोर्स है डायटोमिक यहाँ जो क्लोरीन मॉलिक्यूल्स है उसके बीच, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। तो ये थे इसके फिजिकल प्रॉपर्टी क्लोरीन का।
अब इसके कुछ केमिकल रिएक्शंस को हम लोग देखें। क्लोरीन का केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहला एक्शन ऑन लिटमस पेपर पे क्या प्रभाव पड़ता है इसका। तो बोल रहा है कि इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर के प्रेजेंस में क्लोरीन टर्न्स ब्लू लिटमस रेड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ HCl एंड HClO एसिड्स। यह जो क्लोरीन है मॉइस्चर के संपर्क में आता है, हाइड्रोलाइज होकर के हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइपोक्लोरस एसिड बनाता है। एंड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दीज टू एसिड्स, जो इसका एक्वस सॉल्यूशन होगा या जो मॉइस्चराइज फॉर्म होगा वह ब्लू लिटमस को रेड करेगा। और ब्लू लिटमस को रेड मतलब कि एसिडिक नेचर का है। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल डायरेक्टली नहीं, क्लोरीन यदि एनहाइड्रस हो, गैसियस फॉर्म में हो, तब फिर वह ब्लू लिटमस को रेड नहीं करेगा। लेकिन हाँ, मॉइस्चर के संपर्क में है तब ब्लू लिटमस को रेड करेगा। और उसका साफ सा रीजन है कि मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से ये दो एसिड्स का फॉर्मेशन करता है और एसिड बनने के चलते जो है ब्लू लिटमस रेड बदलता है। उसी प्रकार से हाइड्रोजन और वाटर से कॉम्बिनेशन हो तो नेक्स्ट इसमें एक्शन विथ हाइड्रोजन एंड वाटर। तो सिंपल सा हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन सनलाइट के प्रेजेंस में कंबाइन करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। उसी प्रकार से क्लोरीन को यदि वाटर में डिजॉल्व करोगे तो HCl+O2 सनलाइट रहा तो ऐसा, मतलब कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हुआ। इसके पहले जो रिएक्शन लिखे थे Cl2 का H2O के साथ, उसमें HCl और HOCl बनाए थे। लेकिन यह HOCl फिर से जो है H2O से कंबाइन करके HCl और अगेन वही चीज़ बना देना है, मतलब फिर से ही HCl से कंबाइन करो, ऐसे समझो। तो H2O और Cl2 बन जाएगा। तो क्लोरीन का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हो, मतलब वाटर के साथ कंबाइन करें सनलाइट के प्रेजेंस में, तो हाइड्रोजन क्लोराइड, यहाँ भी हाइड्रोजन क्लोराइड ही बन रहा है। दोनों केस में सेम प्रोडक्ट्स हैं। कॉम्बिनेशन विथ मेटल्स, चूँकि क्लोरीन मतलब हैलोजन है और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यह मेटल को ऑक्सीडाइज करेगा। पीछे एक्सप्लेन किया जा चुका है कि सारे हैलोजन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं, जिसमें सबसे मजबूत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फ्लोरीन, उसके बाद है क्लोरीन, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शायद +1.36 वोल्ट है। ऐसा Cl2 दो इलेक्ट्रॉन लेकर के यदि Cl- बनाता हो तो इसके लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू मेजर किया गया है वह है +1.36 वोल्ट। और यह हाई वैल्यू बता रहा है कि क्लोरीन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसलिए क्या करेगा कि यह रिएक्टिव मेटल को ऑक्सीडाइज करेगा। तो कॉम्बिनेशन विथ मेटल्स को ऑक्सीडाइज करेगा। तो जैसे 2Na + Cl2, तो 2NaCl बन जाएगा। ऑक्सीडेशन हो गया ना, 0 से +1, इसका हो गया 0 से -1। उसी प्रकार से 2Fe + 3Cl2, तो बन जाएगा 2FeCl3। आयरन का यहाँ 0, यहाँ +3 ऑक्सीडाइज कर दिया। उसी प्रकार से Sn + Cl2, SnCl2।
और इस SnCl2 का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है SnCl4 में। ऐसा सब में मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है। वैसे ही एल्यूमिनियम प्लस 3Cl2 तो 2AlCl3 ऐसे। तो क्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए या एक्टिव मेटल्स रिएक्टिव मेटल्स जो हैं उनको आसानी से ऑक्सीडाइज कर देता है उसके क्लोराइड फॉर्म में, मतलब हेलाइड फॉर्म में। उसके बाद नॉन मेटल्स और कुछ स्पेसिफिक मेटेलॉइड्स हैं, उसके साथ भी क्लोरीन का कॉम्बिनेशन होता है। तो combination with non-metals and मेटेलॉइड्स और नॉन मेटल्स के साथ कुछ कॉम्बिनेशन, जैसे सल्फर के साथ कंबाइन करके H2Cl2 सल्फर मोनोक्लोराइड का फॉर्मेशन, P4 प्लस 10Cl2 4PCl5। वैसे ही आर्सेनिक मेटेलॉइड है, इसके साथ कंबाइन करके AsCl3 आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड ऐसा। और सब में क्लोरीन का यही काम है, सब में यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है। सल्फर को यहाँ 0 से +1 कर रहा है, फास्फोरस को 0 से +5 कर रहा है, आर्सेनिक को 0 से +3 कर रहा है। तो चाहे या क्लोरीन मेटल से कंबाइन करे, नॉन मेटल से कंबाइन करे या किसी मेटेलॉइड से कंबाइन करे, काम एक ही है इसका कि सबको ही क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। एक इम्पॉर्टेंट है इसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लोरीन का एक बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे पहले से कोई हेलाइड हो, पोटासियम ब्रोमाइड, इसको आप Cl2 से ट्रीट करवाओगे तो KCl प्लस Br2। उसी प्रकार से पोटासियम आयोडाइड हो, इसको भी आप Cl2 से ट्रीट करवाओगे तो 2KCl प्लस I2। लेकिन वही यदि 2NaF है और इसको आप Cl2 से ट्रीट करवाओगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। समझना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है यह। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक मोर रिएक्टिव स्पीसीज हमेशा एक लेस रिएक्टिव स्पीसीज को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करता है। यहाँ ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, क्लोरीन का 0, तो क्लोरीन का -1, ब्रोमीन का 0। तो ब्रोमीन का यहाँ हुआ है ऑक्सीडेशन, क्लोरीन का रिडक्शन, तो यहाँ ऑक्सीडाइजिंग सारे रिएक्शन ऐसा। अब जो बताए कि यहाँ जो ब्रोमीन बना है यह भी ऑक्सीडाइजिंग ही एजेंट है, यहाँ जो आयोडीन बना है ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन ये जो F2Cl2 Br2 और I2 तो डाउन द ग्रुप जाने से ऑक्सीडाइजिंग पावर घटता है। मतलब ये Br2 और I2 दोनों के तुलना में क्लोरीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि फ्लोरीन के तुलना में जो है सो कमज़ोर है। तो इस ऑक्सीडाइजिंग नेचर के आधार पर ही इसके रिएक्टिविटी को कंपेयर करते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने से ऑक्सीडाइजिंग पावर घट रहा है, ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेज, इसीलिए इसके रिएक्टिविटी को भी हम लोग लिखते हैं कि घट रहा है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेज। क्योंकि हैलोजन जो मोस्टली किसी के साथ रिएक्ट करते हैं वो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यदि ऑक्सीडाइजिंग पावर घट रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका रिएक्टिविटी घट रहा है ऐसा। तो इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि यह ब्रोमीन से ज़्यादा रिएक्टिव क्लोरीन है, इसीलिए क्लोरीन ब्रोमीन को वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया और प्रोडक्ट बनाया। उसी प्रकार से यहाँ आयोडीन से ज़्यादा रिएक्टिव क्लोरीन है, इसीलिए क्लोरीन आयोडीन को डिस्प्लेस करके प्रोडक्ट बनाया। यहाँ जो I2 बन रहा है यह भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, चाहे तो फिर से KCl को
ऑक्सीडाइज कर दे Cl2 में, रिएक्शन रिवर्सिबल लेकिन नहीं होगा, क्योंकि I2Cl2 से कमज़ोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ हम लोग देख रहे हैं। लेकिन वही जब कम्बिनेशन NaF और Cl2 का हुआ तो अब यहाँ क्लोरीन F को डिस्प्लेस नहीं कर पाया, क्योंकि क्लोरीन से ज़्यादा रिएक्टिव तो फ्लोरीन ही है। तो यदि ऐसे ही बन भी जाए 2NaCl प्लस F2, तो F2 इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन Cl2, तो फिर से इसको ही करके वही चीज़ बना देगा 2NaF और Cl2। ऐसा तो हमेशा एक मोर रिएक्टिव स्पीसीज एक लेस रिएक्टिव स्पीसीज को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करता है। चूँकि हैलोजन का रिएक्टिविटी उसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर के आधार पे है, तो जो जितना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वह उतना आसानी से डिस्प्लेसमेंट करेगा, रिएक्शन उतना आसानी से होगा। तो यह बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ऐसे 3-4 रिएक्शन देंगे, पूछा जाएगा इसमें कौन सा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो जिसमें एक मोर रिएक्टिव हैलोजन लेस रिएक्टिव हैलोजन को डिस्प्लेस करेगा वो ठीक है, लेकिन यदि एक लेस रिएक्टिव हैलोजन मोर रिएक्टिव हैलोजन को डिस्प्लेस करेगा तो वह रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा, वह रिएक्शन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। तो ये थे क्लोरीन के कुछ प्रॉपर्टीज़, और भी प्रॉपर्टीज़ हैं इसके इम्पॉर्टेंट। तो आज इस लेक्चर को जो है हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, बाकी इसके प्रॉपर्टीज़ को आगे का लेक्चर में। धन्यवाद।